मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत ही एक तफसीली व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टोरीज हैं, बहुत कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इजराइल का ये जो हमला है, अमेरिका का जो हमला है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा पे है। ये इस तरह से नहीं है कि सिर्फ ईरान पे है। हम आपको ये चीज बाकायदा प्रूव करके देंगे। आप देखें तो तमाम मुस्लिम ममालिक जिन पे हमले हो रहे हैं, उसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिसपे ईरान कह रहा है कि हमने हमले किए ही नहीं। अगर ईरान ये हमले नहीं कर रहा तो ये हमले कौन कर रहा है और इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, वो चाहते क्या है? नजर तो हमें सब कुछ ही आ रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क को नहीं तबाह करना, ये पूरे खित्ते को तबाह करने का प्लान है। और ये प्लान कौन बना सकता है? ये मोसाद या इसराइली बना सकता है। ये पूरा प्लान आपको तफसील से बताएंगे, किस किस पे हमला हुआ है और आगे से क्या जवाब आ रहे हैं, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है जी, हमला करने की। ऐसे ऐसे टैक्टिक्स वो लेके आ रहा है कि इजराइल की थोड़ी सी तबीयत रोशन हो गई है और साथ अमेरिका भी इसके ऊपर बहुत ही परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं। आपने कभी जमीन से निकलते हुए मिसाइल नहीं देखे होंगे, आज आपको दिखाएंगे। प्लस आपको इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो ईरान ऐलान कर रहा है और जिससे थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा घबराया हुआ है जो इजराइल है। उसके बाद जो अगली स्टोरी हम आपको बताएंगे वो ये बताएंगे जी, आबनाए हुर्मस के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है ईरान ने अमेरिका को। उसने कहा तुम एक बूंद तेल वहां से निकाल के दिखाओ। ऐसा चैलेंज क्यों दिया गया, ये आपको रीजन बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि एक जहाज गिर गया। इससे पहले भी आपको एक स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। बेसिकली जो असल जहाज गिरा है ये उसकी स्टोरी है, ईरान ने जैसे गिराने का दावा किया, ये जानिएगा ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इसराइल भूल जाए कि उसे कबूल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़े मुस्लिम मुल्क ने कह दिया है और ये वाकई बहुत बड़ी स्टोरी है, आप जानेंगे तो आपको खुशी होगी यकीनन। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जंग में अब तक किसका कितना नुकसान हो चुका है। जंग तो कभी भी जी अच्छी चीज नहीं होती, इंसानी जानों का बहुत ज़या होता है और अब तक कितना हो चुका है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि चीन की एंट्री हो गई है। ये एंट्री किस हवाले से है, चीन क्या रोल अदा कर रहा है, चीन क्या फौरन इस जंग को रुकवाने जा रहा है, ये भी जाने। फिर आपको ये बताएंगे जी सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है ईरान का। हम आपको आज सारे नाम बताने जा रहे हैं। इन नामों में से एक नाम होगा, कौन होगा, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आके बैठ गया और उसने कहा ये मैं नहीं होने दूंगा, इस बंदे को मैं नहीं आने दूंगा। वो कौन है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हमारी एक सियासी पार्टी, ठीक, और उनका एक दहशतगर्द विंग, उनका तो नहीं क्योंकि वो उसे ओन नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसा विंग है कि जो पाकिस्तान को नुकसान होने पे अपनी खुशी का इजहार किए बगैर रह नहीं सकता। उन्होंने एक झूठी खबर फैला दी पूरे मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ ये हो गया। वो खबर टोटल झूठ थी और इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े तुर्रम खान इसके अंदर शामिल हो गए। और सियासी पार्टी तो यकीन उन्होंने ओन नहीं करती, बेशक करती भी होगी तो बताती नहीं। अच्छा जी, फिर आपको ये बताएंगे जी कि बगराम एयरबेस की क्या स्टोरी है, असल कहानी क्या है, बगराम एयरबेस पे हुआ क्या है, ये भी जानिएगा। और फिर आपको ये बताएंगे जी मोदी जी ने फिर नाक कटवा दी अपनी, दोबारा हमेशा की तरह एक और जहाज लापता। अब ये नहीं भाई, इस दफा तो पता ही नहीं चल रहा गया किधर। पहले तो गिरता था तो पता चल जाता था, सामने गिर जाता था। इस दफा तो पता ही नहीं है जहाज कहां है। अपनी तरफ से तो जो इंडियन मीडिया है वो ऐसा पेश कर रहा है जैसे किसी मिशन पे गायब हो गया है वो। बहरहाल ये भी स्टोरी आपको बताएंगे, डिटेल से जानिएगा। तो अभी चलते हैं डिटेल से व्लॉग की तरफ। और सबसे पहली स्टोरी कि ये मुस्लिम उम्मा पे हमला कैसे। अब अजरबैजान के ऊपर आज 2 हमले हुए हैं, ईरान की तरफ से हुए हैं। और पहले इसको तस्लीम कर लिया गया सारे मीडिया ने कि ईरान ने अजरबैजान के ऊपर हमला कर दिया और एक एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला किया, उसका एक पूरा टर्मिनल जो है वो बर्बाद हो गया। फिर एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया, वो एक गाँव है उसके अंदर हमला हो गया। और साथ ही ये खबर चलती रही, हमने भी अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अजरबैजान जो है उसके ऊपर भी अटैक कर दिया है। अब इसकी समझ नहीं आ रही थी कि अजरबैजान के ऊपर अटैक क्यों किया, क्योंकि अजरबैजान के अंदर कोई अमेरिकन एयरबेस नहीं है। टर्किया के अंदर था, उसके ऊपर कल हमला हुआ था। लेकिन जाहिर है ये समझ नहीं आ रही थी कि इनके तो बाकू के साथ, अजरबैजान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ज़मीनी रास्ता भी है। टर्किया पे भी इनकार कर दिया ईरान ने, हमने नहीं किया। बिल्कुल सही। अब ये देखो कि ये जो है ना अजरबैजान, ये इसके 2 हिस्से हैं, एक ईरान के पास है और एक इंडिपेंडेंट अजरबैजान है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप बाई रोड ईरान से आप बाकू जा सकते हैं, इतना ये करीब है। तो जब उसके ऊपर हमला हुआ तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो अब ईरान ने डिक्लेयर किया, क्योंकि उससे पहले अजरबैजान ने प्रोटेस्ट किया है कि जनाब हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारी सरजमीन के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई अमेरिका नहीं है। तो उसके ऊपर फिर ईरान ने फौरी तौर पे उनके साथ राब्ता करके कहा है कि हमने कोई हमला आपके ऊपर नहीं किया। तुर्किया जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, कल उसको इंटरसेप्ट किया है उस मिसाइल को। और उसके बाद फिर ईरान ने तुर्किया को भी बताया कि भाई हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया। अब सवाल ये है कि हमले कौन कर रहा है। वो फिर वही वो एक टिकर बंदा था, एक जर्नलिस्ट है जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है और कार्लसन उसका नाम है, टिकर कार्लसन। और उसने जैसे इंकशाफ किया था कि यहाँ पे मोसाद के एजेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ जो सारा गल्फ है उसके अंदर इस किस्म के हमले किए जाएं कि वो ईरान के खिलाफ हो जाए, मुझी तौर पर मिल के सब लोग ईरान का मुकाबला करें। वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक फसाद फैलाना चाहता है मोसाद। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली मोसाद के एजेंट्स हैं। और फिर जो इसराइल है वो जानबूझ के खुद ही मिसाइल भिजवा देता है उस साइड पे, ताकि वहाँ पे कोई हलाकते हों, कोई डिस्टर्बेंस हो और उसके बाद ईरान के खाते में डाल दिया जाए। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड को लड़ाने की पूरी साजिश है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर विक्टिम जो है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है। और अगर यहाँ पे कोई और न्यूक्लियर अटैक हो जाता है
जो मुझे अल्लाह माफ़ करे नहीं होना चाहिए, जो मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर कोई रास्ता उसके पास, ट्रंप के पास नहीं होगा, तो ट्रंप के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो किसी लेवल पे भी जा सकता है। अब देखें ना, उन्होंने ऐलान किया है कि हम ग्रेविटी बम्स लेके आ रहे हैं। ग्रेविटी बम जो है इन सब बमों से आगे की चीज़ है, यानी उसे आज तक अमेरिका ने किसी जगह इस्तेमाल ही नहीं किया, वो जो बड़ा प्रिसाइजली टारगेट के ऊपर हिट करते हैं। अब अगर वो भी इफेक्टिव नहीं होते और इनका गोल अचीव नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, है ना? ऐसा ही है ना जी। और दूसरा ये कहते हैं कि जी हमने आप कुर्दों को भेज देना है और हमने ग्राउंड ट्रूप्स भेज देना है। अब ग्राउंड ट्रूप्स भी वहां पे चले जाते हैं और वो भी फंस जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? आखिर कुछ ना कुछ तो उसे फेस भी करनी है ना जी। और कोई रास्ता नहीं उसके पास। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये वहां से फेल हो जाए। फेल हुआ नहीं, इसका मुकम्मल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये जो शैतान है, ये इसराइल वाला जो है आपका, इसने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा हुआ। ये पूरे वेस्टर्न मीडिया में बात हो रही है कि एप्स्टीन फाइल ये वजह है, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है कि वो नेतन्याहू की हर बात मानी जा रहा है। आपको लगता है ये बात ठीक है? अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के कजन है, आप ये समझ लें, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है इसराइल के अंदर, लोग उसको हेट करते हैं और उसका कैरियर खत्म होने वाला है। मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाला है इसराइल से, और ये फारिग हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। अच्छा। और इसके खिलाफ केसेस हैं, ये मुकदमात फेस कर रहा है इस वक्त भी इसराइल के अंदर। तो ये एक जंग के पीछे छुपना चाह रहा है, ये शेल्टर ले रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर अलूफ हो गया हुआ है। उसने जो कुछ किया उससे अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। कंपनीज उसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से जो है उसने इसके खिलाफ डिसीजन दे दिया हुआ है। तो वहां पे एक क्राइसिस है। अब उस क्राइसिस से निकलने की वो भी एक जंग का शेल्टर ले रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के एक जंग के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें मेरा ख्याल है विक्टिम जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड बनने वाली है और बड़ा ही नुकसान हो जाएगा इनका। कोई जीते कोई हारे, लेकिन पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हार जाएगी और बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करेगी। बहरहाल जो अब तक की सूरत हाल है वो हम आप सबके सामने रख देते हैं। एक तो आपने बताया कि ईरान ने अपनी जो हिकमत अमली है, जंगी हिकमत अमली है, उसको तब्दील कर लिया उसने। वो जो वार टेक्नोलॉजी उसने चेंज की है, स्ट्रेटजी चेंज की है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो उसने जो खुरम शहर नाम के जो अपने मिसाइल्स हैं जो आवाज से 16 गुना ज्यादा स्पीड से चलते हैं, और उसके साथ साथ 1 टन वो वॉर हेड लेके जा सकता है, बारूद लेके जा सकता है, और 2000 किलोमीटर तक वो वार कर सकते हैं, वो उसने आज चलाए हैं और वो हिट किए हैं बाकायदा तिल अवीव जाके। और उन्होंने वहां पे बड़ी तबाही फैलाई है, क्योंकि उनको रोकना इतना आसान काम नहीं है। और ये एक तो ये टेक्निक है कि वो अपने जो हैवी मिसाइल्स हैं उसको सामने लेके आ रहा है। और ये सारे जो हाइपरसोनिक हैं जिनको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। और इसके साथ साथ हाइपरसोनिक जो है उसने इस वक्त बहरीन के ऊपर भी मारे हैं, और बल्कि अभी पाकिस्तान ने अभी ऐलान किया है कि हमने अपनी 20वीं जो अटैक की लहर है वो हमने लॉन्च कर दी है। और ये जो लॉन्च हुई है ये बहरीन के ऊपर हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल लगे हैं वहाँ पे, और उसका बैको एक उनकी ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर भी ये गिरा है मिसाइल, और उसने वहाँ तबाही फेर दी है। और बिल्कुल वहाँ पे इस वक्त अंधेरा भी है, धुआं भी है, आग भी है, और वहाँ से आप सायरन भी बज रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है इस वक्त वहाँ पे। इसके साथ साथ इसने एक अजीब सा एक फिनोमेना डेवलप हुआ है कि हम अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे भी कि ज़मीन से मिसाइल निकल रहे हैं। अब ये जो खुश्क ज़मीन है, बैरन है, उसके अंदर से अगर मिसाइल निकाले जा रहे हैं तो बड़ा हैरान है दुनिया के, जिन्होंने किस तरह सेव करके रखे हुए थे, छुपा के रखे हुए थे। दूर दूर तक सहरा है, उसके अंदर से ज़मीन से छां करके मिसाइल निकल रहे हैं। ऊपर से पता नहीं चलता कि यहाँ पे मिसाइल भी छुपाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली यज़्द का इलाका है, यहाँ पर सीस्तान का इलाका है। यज़्द के इलाके में मैं गया हूँ, जहाँ पे आतिश परस्तों ने उनके पुराने जो है आतिश कदा है उनके, और पूरा इलाका बैरन है, इसी टाइप का है। और या फिर सीस्तान जो बलोचिस्तान के साथ जुड़ता है वो भी इसी तरह बिल्कुल खुला डुला दूर तक सहराई इलाका है, बैरन है। तो या तो सीस्तान के अंदर है या फिर यज़्द के अंदर, इसीलिए पिछले दिनों सीस्तान के अंदर अटैक भी किया था अमेरिका ने। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिससे ये ट्रेस कर सकते हैं कि ज़मीन में कहाँ कहाँ मिसाइल पड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है उस तक पहुंचना हजारों टनल्स हैं, हजारों टनल, पता नहीं कौन से टनल से निकाले उन्हें, कौन सी टनल से। और दूसरा ये है कि एक एक निकाल रहे होंगे, बस एक ही टनल में एक ही होगा, क्योंकि उसके बाद अगर उस जगह पे अटैक होता भी है तो वहां पे कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, दूसरी टनल से दूसरा निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को महफूज रखा हुआ था। इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका जो है आबनाए हुर्मुज़ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया था, और साथ उनकी अब वज़ीर तजारत जो खातून है उसने भी ऐलान किया है कि हम अपनी वहाँ पे शिप्स लगा देंगे और वो तमाम जो बहरी जहाज़ हैं, टैंकर्स हैं, उनको गुजारेंगे वहाँ से, उनकी हिफाजत करेंगे। तो उसमें फिर ईरान ने धमकी दी है कि आप यहाँ से तेल की एक बूंद तो लेके जा सकें, अगर लेके जाएं तो लेके जाके दिखाएं जरा। चैलेंज किया। अब देखें, जो जैसे अमेरिका डर रहा है ना, वो डर इसलिए रहा है कि पानी के अंदर हो सकता है इन्होंने माइंस लगा दी हों, पहले से लगाई हों, और उसको इन्होंने एक्टिव करना है। और अगर इन्होंने एक्टिव कर दिया तो उन माइंस को तलाश करना नियर टू इम्पॉसिबल है। बड़े जहाज डूबेंगे वहां पे, अंदर से धमाके होंगे। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई वाटर ड्रोन्स बनाए हो, अंडर सी ड्रोन्स बनाए हो, ऐसे अंडर सी ड्रोन्स बनाए हो जो तारपेडों की तरह जाते हो और जाके अटैक करते हो। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जब ये मामला आगे बढ़ेगा और फिर जाके पता चलेगा कि इनके पास क्या ऐसा डिफेंस है जिसके बारे में ये बड़े होपफुल हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। शोएब साहब, ईरान का बयान आया, ईरान कहता है कि आपने अभी तक हमारे सिर्फ मिसाइल देखे और हमारे ड्रोन्स देखे हैं, सरप्राइज समंदर में आपका वेट कर रहा है, आके दिखाओ
और एक बूंद तेल निकाल के दिखाओ। हाँ, ये वैसे बड़ी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। दूसरा ये है कि पहले वो क्वांटिटी पे जा रहा था, उसने बहुत ज़्यादा मिसाइल मारे और साथ साथ उसने ड्रोन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेंके। अब वो क्वालिटी की तरफ चला गया। अब उसने जो ये खुरम शहर जैसे मिसाइल निकालने शुरू किए हैं, जो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन है, वो अगर निकलते हैं और उनके पास ज़्यादा होते हैं, जिसको हाइपरसोनिक कहते हैं, और जिनको ज़ाहिर है कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता, तो ये बड़ी तबाही फैलाएंगे। जो सब एक सुपरसोनिक है ना, ये साउंड की स्पीड से ज्यादा कुछ जो है ना मैक स्पीड बोला जाता है। मैक 5 की स्पीड तक सुपरसोनिक है और मैक 5 से ऊपर जाके हाइपरसोनिक हो जाता है, और ये तो मैक 15 16 पे जा रहे हैं। हाँ, जाहिर है। तो इम्पॉसिबल टू जैसे कहते हैं डिटेक्ट है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। साथ ही राची अब्बास राची साहब का एक इंटरव्यू एनबीसी पे चला है, उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात की बात बिल्कुल गलत है, हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे किसी किस्म के, और हमने पीछे नहीं हटना बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और लग पता जाएगा इनको आगे। वो तो क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं हो रहे, हमने बड़ी कोशिश कर ली है कोई, और ये अमेरिका जो है ना ये गलत पेंट कर रहा है कि हमको मुज़ाकरात की अपील कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। जो सब इसके हवाले से जो थोड़ा सा डिटेल मजीद कुछ है जो आप अटैक के हवाले से बताना जाने के नेक्स्ट स्टोरी पे। जी, अब ये है कि अभी भी जो एक अटैक हुआ है वो हुआ है यूएई के अंदर, वहाँ पे 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिरे हैं, और उनके बारे में यूएई की गवर्नमेंट का कहना है कि 6 हमने रोक लिए, इंटरसेप्ट कर लिए, और 1 उनके गिरा है वहाँ पे। ठीक है। और दूसरा टोटल जो उन्होंने कहा जी 196 उन्होंने चलाए थे, 181 हमने रोक लिए थे, 13 समंदर के अंदर गिर गए थे, 2 जमीन के ऊपर गिरे हैं जिनका ज़ाहिर नुकसान हुआ है हमें। ठीक है। 1001 ड्रोन्स आए हैं, जिनमें से 71 जो है वो हदूद से बाहर थे, और जो बाकी अंदर गिरे हैं उससे 2-3 अफराद दुनिया से रुखसत हुए हैं, जाम बक हुए हैं, 94 जख्मी हुए हैं। और इसके बाद एक और खबर यह है कि इसराइल ने टैंकों के जरिए लेबनान के अंदर हमला कर दिया, हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उसके ऊपर वो जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह की एक रिजवान फोर्स है वो इनका मुकाबला कर रही है, वो भी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त लड़ रही है। तो टैंकों से इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर दाखिल हो गया, जो ज़्यादा खौफनाक खबर है। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जो है ना ईरान ने अभी कंफर्म किया है कि इसराइल के साथ जो ड्रोन से वो आए, एक हुर्मस जो उनका एक है ना, हरमस है उनका मिसाइल ड्रोन, वो भी आया और हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। ठीक है। ये ईरान की तरफ से क्लेम है। और अबू धाबी जो है उसके एयरपोर्ट के ऊपर ज़ैद बिन सुल्तान जो अन्नहान एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर अभी मल्टीपल मिसाइल जो है वो लगे हैं, और उनको इंटरसेप्ट किया है अबू धाबी ने भी। बिल्कुल तो ठीक है। यहाँ वहाँ पे ये ताज़ा तरीन सारी सूरत हाल है। ठीक है, चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी जहाज़ों के हवाले से। जहाज़ के हवाले से एक स्टोरी आपको पहले बताई थी जी कि F-35 गिरने की न्यूज़ आई है, लेकिन वो बेसिकली F-35 नहीं F-15 गिरने की न्यूज़ है, जिसे ईरान क्लेम कर रहा है। थोड़ी सी डिटेल आपको इसकी भी बता दें। अब जब हमने F-35 की खबर दी थी तो साथ ही मुझे वैसे बड़े अच्छे हैरत हुई, बल्कि और बड़ा अच्छा भी लगा कि उसी वक्त लोगों ने क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा जी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है, यानी लाइव चल रहा था, लाइव के अंदर, इसका मतलब ये है कि लोग हमें बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और वो हमारी मिस्टेक थी, वो बेसिकली मिस्टेक थी, और मिसरीड किया था हमने उसको, जो ज़ाहिर है फौरी तौर पर हमने क्लैरिफाई भी कर दिया उसको, और ये गलती है, हमें तस्लीम करनी चाहिए उसको। बहरहाल जो एक्चुअल है वो F-15 है, और ईरान ने उसे गिरा दिया है, और लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, अमेरिका इनकारी है उससे, लेकिन ईरान जो कमिटमेंट कर रहा है, प्रॉपर कमिटेड है। और उसके बाद उसने कहा जी हमारे पास फुटेज भी है, हम वो आपको रिलीज़ कर देंगे। और ये जो गिरा है शुमाली ईरानी पहाड़ी सिलसिला है अल-बर्ज़ जो है, ये बिल्कुल तेहरान से, अगर आप तेहरान में हो तो आपको नज़र आते हैं सारे पहाड़, और सर्दियों के अंदर वहाँ पर बर्फ़ गिरी होती है, तो आपको बिल्कुल वाइट नज़र आता है हराइजन तेहरान का। तो वहाँ से ये सारा सिलसिला है, उससे फिर आगे जाके दूसरी साइड पर जाके फिर आप उससे पहाड़ों से ऊपर के फिर आप उतरते हैं तो फिर समंदर की तरफ चले जाते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। तो ये F-35 जो है, F-15 जो है वो क्लेम किया है ईरान ने कि जी हमने उधर गिरा है, जिसे अमेरिका मान नहीं रहा। जिसने अमेरिका मान लिया। ठीक है, चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से बहुत बात हो रही है, और अमेरिकी सेनेटर्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि सऊदी अरब के मानने की देर है, उसके बाद सब चीज सेट हो जाएगी, और ईरान की इस जंग के बाद सऊदी अरब मान जाएगा। ये अमेरिकन सेनेटर्स का क्लेम था, उनकी तरफ से खबर आई थी। अब समझें कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का उस पर जवाब आया है। वो जवाब क्या है वो जानते हैं आप। अब देखिए, शहजादा तुर्की उल फैसल है, बड़े मशहूर ये शहजादे हैं, जबरदस्त किस्म के डिप्लोमेट हैं। ये पहले सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, और जो अफगान वार रही है उसके अंदर बड़ा मेन किरदार था इनका। पाकिस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात। फिर ये अमेरिका के अंदर सफीर भी रहे हैं सऊदी अरब के। ठीक है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी ये भूल जाए इसराइल कि सऊदी अरब के उसके साथ कोई ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसको तो उन्होंने कहा इस सफ़े को तो आप फाड़ के फेंक दें। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, ये नेतन्याहू की जंग है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि ये इसराइल की जंग नहीं है, नेतन्याहू ने छेड़ी हुई है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू जो है उसी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को राजी किया था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वो इस जंग में वही लेकर आया। तो ये जो है ना बड़ी वैसे सिग्निफिकेंट किस्म की बात है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्लेम ये किया जा रहा था कि जो ही ईरान शिकस्त खाएगा और अरब जीतेंगे या अमेरिका और इसराइल जीतेंगे, तो इसराइल को एक तोहफा दिया जाएगा, सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये क्लेम किया जा रहा है। तो अब तुर्की उल फैसल साहब की तरफ से इनकार हो गया, लेकिन अगर ये वली अहद की तरफ से इनकार होगा तो फिर ये इसको सच समझा जाएगा, क्योंकि तुर्की उल फैसल के पास इस वक्त कोई ओहदा नहीं है।
ठीक है। जो सब एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, बेशक ईरान हमले कर रहा है, हो रहे हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर, लेकिन जितने भी हमले हुए हैं अब तक किसी मुल्क ने जवाब नहीं दिया, और सब मुल्क इस चीज को गालिबन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ईरान नहीं है जो कर रहा है, ये मोसाद का पूरा प्लान है और हमने नहीं लड़ना। नहीं लड़ना, बिल्कुल सही, और अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब एक सुलह की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि जंग में अब तक किसका कितना नुकसान हुआ, ये स्टोरी इसके बाद होगी, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि चीन सुलह की कोशिश कर रहा है, वो कैसे, ये बताते हैं। अब चाइना दरमियान में आया, उनके वजीर खारजा ने कहा जी हम अपना एक नुमाइंदा भेज रहे हैं मिडल ईस्ट, और वो जाके मामला को सेटल करने की कोशिश करेगा। तो चाइना दरमियान में आया, और आज क्योंकि रशिया ने भी ऐलान किया था कि हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे इसराइल और अमेरिका जो है उसके लिए नामुमकिन हो जाए कि ईरान के ऊपर हमला कर सके। तो दूसरी तरफ से अब ये चाइना की तरफ से भी आ गया, और अगर वो नुमाइंदा भेजते हैं और दरमियान में वो सब मुल्कों के साथ घूमते फिरते हैं, और नुमाइंदा जो ईरान भी जाता है, फिर मिडिल ईस्ट भी जाता है, तो मेरा ख्याल है जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि ये कुछ घंटों के लिए जंगबंदी का ऐलान करेंगे सारे मिलके, और उस दौरान फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी ताकि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहे, और फिर उसके बाद जो ही फ्लाइट चली जाएंगी या आ जाएंगी तो उसके बाद फिर दोबारा हमले। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये टाइम तय करेंगे कि या इस वक्त से लेकर इस वक्त तक कोई मिसाइल नहीं चलेगा, ताकि जो बिजनेस एज यूजुअल है वो भी चलता रहे। ये अजीब नहीं होगा जो सब ये जंग की ब्रेक कर लो, ये होता रहता है इससे जंगों के दरमियान ये भी होता रहता है। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे, किसका कितना जानी नुकसान हुआ ये जानते हैं। अब इसके अंदर जाहिर है बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। ईरान जो है उसके 1230 लोग शहीद हुए हैं, बड़ा नुकसान है। मलबे के अंदर इस वक्त दबे हुए लोग हैं, और ईरान की बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है क्योंकि अंधाधुंध उसके ऊपर बारूद बरसाया गया। अमेरिका के 6 फौजी जो हैं उनके मरने की इतला आई है, और बहरहाल ईरान ज़्यादा क्लेम कर रहा है। वो 560 एक मरतबा क्लेम किया उसने, 160 उसने दूसरी मरतबा क्लेम किया। 560 नहीं, पहले 560 फिर 660 और उसके बाद 160 और उसने क्लेम किया, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ क्लेम है। तो अमेरिका लेकिन 6 तस्लीम कर रहा है। उसके बाद लेबनान के 77 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, और इसराइल में 11 लोग मारे गए हैं जिसमें 5 अमेरिकी फौजी शामिल हैं। फिर यूएई जो इसके अंदर 3 लोग इस वक्त मारे गए हैं, फिर बहरीन के अंदर 1 मारा गया, कुवैत के अंदर 4 लोग हैं जिसके अंदर 2 फौजी भी हैं, और ये कुवैती फौजी हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो है अब तक की जो लोगों की जो हलाकतें हैं, वो जख्मी बहुत ज़्यादा है ईरान के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग जख्मी। बिल्कुल ठीक है। चलें अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं जी, सुप्रीम लीडर के हवाले से। आप जानते हैं आयतुल्ला खामनाई को शहीद कर दिया गया, और उनके बाद अब ये एक प्रॉब्लम चल रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अपना सुप्रीम लीडर बना चुका है, बता नहीं रहा क्योंकि अमेरिका ने फिर उसके पीछे पड़ जाना, जब वो कह भी रहे हैं कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हम आपको वो तमाम नाम बताने वाले हैं कि जिसमें से कोई एक नाम होगा, और अमेरिका ने उसके ऊपर भी बयान दे दिया है, बड़ा खतरनाक बयान है, जानिए ये क्या। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर आपने बनाना है किसी को सुप्रीम लीडर तो मेरी मर्जी शामिल करें, और मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है फेस सेविंग अमेरिका देना चाह रहा है, खुद कह रहा है कि यार मेरी मर्जी मान लो, और मैं ये कहूंगा देखें मैंने रजीम चेंज कर दिया और मैं वापस चला जाऊंगा, तो वैसे ये कर लेना चाहिए, हर्ज कोई नहीं है। तो अगर उनका सुप्रीम लीडर उसकी ख्वाहिश पे मान भी जाए तो होगा तो ईरानी, आप कल को तब्दील कर दें, वो वक्त का इंतजार करें। लेकिन जो इसमें क्या फिर ये ना अमेरिका टाइम गेन कर रहा हो, कुछ अरसे बाद अभी टाइम सिर्फ अमेरिका को नहीं मिलेगा, ईरान को भी तो मिलेगा ना, ये भी तो आप देखें ना जी। लेकिन तो अगर उसको फेस सेविंग मिल रही है या वो क्लेम कर रहा है तो दें उसको, जान छोड़ो। सब ईरानी कबूल करेंगे ऐसा आदमी के जिसपे ट्रंप हाँ कर दे? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, है तो ईरानी ना जी, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे ना, कॉन्फिडेंस क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्योंकि हो सकता है वो बंदा ठीक हो और ट्रंप सिर्फ उसको करके कि हाँ 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 मैंने कहा था ना, मेरी बात मान ली इन्होंने, तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है उसके में हर्ज कोई नहीं है। पहले मुश्तबा खामनाई साहब जो है ना वो लाइन में है, और इसके ऊपर ट्रंप ने कहा जी मुझे कबूल नहीं है, इसके अलावा कोई बंदा लेके आए। अली रजा अराफी जो हैं, जो इस वक्त जो उनकी जो कमेटी है, जो उनकी मजलिस है, उसको उसके कायम मुकाम प्रेसिडेंट भी हैं, और ये आयतुल्ला भी हैं, और ये उनके चेयरमैन है उस कमेटी के जो इस वक्त इख्तियारात इस्तेमाल करिए। फिर मोहम्मद मेहदी साहब हैं, फिर हसन रूहानी साहब इनके साबिक़ प्रेसिडेंट है एक, वो हैं। फिर हाशिम हुसैनी साहब जो है ना, हाशिम हुसैनी साहब हैं एक, ये हैं। फिर अली लारीजानी साहब हैं जो इस वक्त इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ट्रंप नहीं मानेगा। फिर हसन खमीनी साहब हैं जो इमाम खमीनी के पोते हैं, ये भी हैं उस लाइन में। फिर मोहम्मद बोएद है, ये स्पीकर हैं इस वक्त, और ये भी उस लाइन के अंदर हैं। तो इनमें से किसी एक ने बनना है। मेरा ख्याल ये है कि ये मुश्तबा खामनेई साहब को मान चुके हैं, और अगर वो हो गए तो अमेरिका उनके ऊपर भी अटैक करेगा। तो इसलिए हो सकता है अनाउंसमेंट ना की जा रही हो कि दरमियान का रास्ता निकाल के वो फेस सेविंग करके जान छुड़ाए। बिल्कुल ठीक है। चल आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। जब भी पाकिस्तान में मुश्किल टाइम आता है तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा और हर पाकिस्तानी का दिल होता है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, उस वक्त अपने तमाम इख्तलाफात भूल जाएं, बाद में आपस में निपट लेंगे जो भी हमारे जाती मामला आता है। लेकिन हमारी पीटीआई का एक विंग ऐसा है जिसे ये बात कभी भी समझ नहीं आती। मैं इसीलिए आज उनके लिए दहशतगर्द विंग का हार्ड वर्ड मैंने यूज कर दिया कि यार आप अपनी पार्टी का साथ दो, आप इमरान खान से मोहब्बत करो, आप उसे वोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टी का कोई कसूर नहीं यार, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। मुझे जरा इन पे बोलने, मैं इन्हें आज नहीं छोड़ने वाला। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम आया, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा था, ये अफगानिस्तान के साथ खड़े हो गए। कुछ भी ईरान के साथ बुरा होता है ये तानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, जैसे ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। एक ऐसी खबर थी कि जिसमें इन्होंने सारी रात एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने छोड़ दिया।
ठीक है, अब इसके ऊपर भी पता चला जब डिग आउट किया तो पीछे कौन निकलते हैं, शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर वो चोर जो यहां से भागा हुआ है, वो भी बाहर बैठ के बकवास कर रहा है। अब जानते हैं पूरी स्टोरी जावेद चौधरी साहब से कि हुआ क्या। अब ये जियो की एक पुरानी खबर है, 19 जनवरी 2023 की खबर है, और खबर ये थी कि उस वक्त जो सऊदी अरेबिया है उसने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी है, और ये खबर उस वक्त चली थी, और उसको अब इस खबर को आज के पर्सपेक्टिव में दोबारा रीलॉन्च कर दिया कि उसी खबर को उठाया और कहा देखा जी अब ये जंग हो रही है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी और तल्लुकात जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के खराब हो गए। तो उसको इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जैसे आज की खबर है, जबकि ये पुरानी थी 19 जनवरी 2023 की। उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ था कोई, और उस वक्त वो चाह रहा था कि इसको रोल ओवर कर दिया जाए, तो सऊदी अरेबिया ने कहा था, थोड़ा सा डिले किया, उसने कहा जी हमने अपना उससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो कर्जे लिए हुए थे कि उसकी इम्प्लीकेशन थे, और उसको फिर इन्होंने थोड़ा सा सऊदी अरब ने थोड़ी ताकीर की। उसने कहा जी पहले आप अपना सिस्टम ठीक करें, कोई निज़ाम टैक्स का बनाएं ताकि आप हमारे पैसे वापस कर सकें। फिर उन्होंने कहा जी हम सबको जो पैसे दे रहे हैं हमने अपनी नई शराइत बनाई है, नया सिस्टम बनाया। उस वजह से थोड़ी सी ताकीर हुई थी, उसके बाद वो ठीक हो गया था सारा मसला। उस खबर को उठा के इन्होंने एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। शहजाद अकबर साहब ने उसको कहा देखें जी ये क्या हुआ, और उसको फिर पीटीआई ने ओ हो उठाया ऐसा कि लो जी ये तो काम खराब हो गया, खराब हो। अच्छा सर, मुझे एक चीज बता दीजिएगा, ये ताल्लुकात सऊदीया से खराब किसकी वजह से हुए थे? वो इमरान खान साहब का उसमें बहुत हाथ था, कोई शक नहीं, ये बात ठीक है। ठीक है, और उसके बाद से मामला फिर ठीक हो गए? अब ठीक हो गए, उसके बाद तो अच्छे हो गए। चलें, तो ये सबक है, ये अगर समझना चाहें तो आप समझ लें। ये पीटी वालों से कह रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है भाई, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अपनी जड़ें मत काटो। अच्छा, अब चलते हैं जो साहब लास्ट स्टोरी पे। मेरे फेवरेट घटिया मोदी जी। मोदी जी का एक और जहाज गुम हो गया। पहले समोसे गिर रहे थे, इस दफा इन्होंने रशिया का जहाज भी गुम कर दिया है। इस दफा क्या हुआ है ये जानते हैं। आसाम से एक त्यारा उड़ा है, उनका SU-30 है, भारतीय एयरफोर्स का त्यारा है। उसके बाद वो मिल नहीं रहा, गायब हो गया रेडार से। मुझे लगता है कि शायद गिर गया है और इस वक्त उसकी तलाश जारी है, और इस वक्त बड़ा कोहराम है इस वक्त इंडिया के अंदर कि हमारा त्यारा किधर गया, क्योंकि ट्रेस नहीं हो रहा। तो अब हो सकता है आसाम के पहाड़ी इलाकों के अंदर कहीं गिर गया हो। तो बहरहाल सुबह तक हमारी दुआ है कि पायलट भी बच जाए और उनको ज्यादा नुकसान ना हो। बेशक की बात आपकी, और इंसानी जान बचनी चाहिए। त्यारे जो होते हैं और बन जाते हैं, लेकिन इंसानी जान बचनी चाहिए। एक बगराम एयरबेस का रह गया, और बगराम एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, और उसके बारे में कुछ हमारे पास खबरें आई कि जो एमुनेशन स्पोर्ट थी उसको खत्म किया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पीछे से एमुनेशन के स्पोर्ट देता था, उसको उड़ा दिया पाकिस्तान ने। और इसके साथ साथ TTP की जो मिडिल लेवल की लीडरशिप थी वो भी मारी गई है इन हमलों के अंदर। पाकिस्तान ने टोटल 50 स्ट्राइक्स की हैं, 50 स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स हैं। उसमें 226 जो उनकी चेक पोस्टें हैं वो तबाह हो गई हैं, 36 के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। और TTP जो है वो पर्चियों की शक्ल में धमकियां दे रही है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान कहता है ठीक है कर लो जो करना है। और साथ ही पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर रिजीम चेंज होगी तो अवाम की मर्जी से होगी, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम कोई अपना बंदा नहीं लाना चाहते, अवाम खुद वहाँ पर तब्दीली करे जो करना चाहते। और पाकिस्तान ने सिर्फ एक शर्त रखी है इस जंग से निकलने की, एक ही तरीका उन्होंने कहा कि जो TTP की क़यादत है उसे हमारे हवाले कर दें, बस। और पीटीआई इसके ऊपर भी कह रही है कि बेगुनाह अफगानों पे आप हमले कर, इसके ऊपर भी फरमा रहे हैं। तो चलो ये था जी हमारा व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जाते जाते बस इतना कहूंगा, मोदी जी आप बहुत घटिया हैं, आपने एक और जहाज गुम कर दिया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान।